हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने ये सारा कवर कर लिया था जितना भी इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ से नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लाइको का मतलब क्या होता है? ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट या शुगर, जिसमें स्पेशली ग्लूकोज की बात की जाती है। इसमें लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब हमें इस प्रोसेस में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है। किस फॉर्म में तोड़ेंगे इसको? तो ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है, इसको 3-3 कार्बन के 2 पायरुवेक एसिड मॉलिक्यूल में तोड़ दिया जाता है। ये ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगा। ग्लाइकोज मतलब शुगर और लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग। तो ये तीन साइंटिस्ट ने दिया था ये, एमडेन, मेयरहॉफ और पार्नेस। ये तीनों के नाम के लिए इसीलिए ईएमपी पाथवे कहलाता है, एमडेन, मेयरहॉफ और पार्नेस। अब क्या होगा? ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन में देखने को मिलता है। एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी दोनों में कॉमन होता है। इसमें ऑक्सीजन का यूज भी नहीं होता और इसमें CO2 का इवोल्यूशन भी नहीं होगा। फिर क्या क्या होगा इसमें? क्या क्या मिलता है इसमें? तो इसमें 2 ATP और 2 NADH2 मिल जाते हैं। 2 ATP और 2 NADH2 मिल जाते हैं। अगर हम एनारोबिक कंडीशन की बात करें तो उसमें सिर्फ ATP का गेन माना जाता है। 2 NADH2 कंज्यूम हो जाते हैं फर्मेंटेशन के टाइम पे। तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 ATP मानते हैं। एनारोबिक कंडीशन में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही एक अकेली रिएक्शन है जिसके द्वारा एनर्जी मिलती है। तो एनारोबिक कंडीशन में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस से एनर्जी मिलती है और कहीं से भी एनर्जी नहीं मिलती है। अब और क्या क्या होगा इसमें? दिस ग्लूकोज इज ड्राइव फ्रॉम द सुक्रोज। तो ग्लूकोज कहाँ से आया? सुक्रोज। हम जैसा कि जानते हैं सुक्रोज होता है C12H22O11। इसको ब्रेक करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, जिसमें से एक ग्लूकोज होता है और एक इसमें से फ्रक्टोज होता है। तो इसमें से ग्लूकोज के पास तो एल्डिहाइड ग्रुप था और फ्रक्टोज के पास कीटोनिक ग्रुप होता है। तो इस तरह से डिफरेंट होते हैं और यहाँ से इस ग्लूकोज का यूज करते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, जिससे कि एनर्जी बनाई जाती है, मतलब एनर्जी रिलीज कराई जाती है। अब एनर्जी कैसे रिलीज होती है? तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम ATP की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। अब इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? अब ये कहाँ से मिला था? सुक्रोज से मिला था ग्लूकोज, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ग्लूकोज किसका एंड प्रोडक्ट था? फोटोसिंथेसिस का, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ था। ये कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज को ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया था। कौन से एंजाइम के द्वारा? इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा। ये हमें याद रखना है। तो सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है वो इन्वर्टेज एंजाइम है, जो कि 2 मोनोसैकेराइड है और दोनों मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। ये एक डाइसैकेराइड है। सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड और ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड होते हैं। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन दी हुई है ये ग्लाइकोलाइसिस है। इस ग्लाइकोलाइसिस की डिटेल रिएक्शन हम यहाँ देखते हैं। अब हमें इसमें क्या क्या मिलेगा? तो सबसे पहले ग्लूकोज है। ग्लूकोज 6 कार्बन का एक कंपाउंड है जिसको हम जिसमें हम फॉस्फोराइलेशन करेंगे। फॉस्फोराइलेशन से क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, मतलब अगर ग्लूकोज से इसको कंपेयर करते हैं तो इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप एक्स्ट्रा है। तो फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने के लिए मैं ATP का यूज करूंगा। ATP से एक फॉस्फेट ग्रुप इधर आया, यह है ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब इसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप है, एडिनोसिन, मोनो, डाई, ट्राई। इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप उठा के इसको दे देंगे तो ये बचेगा क्या? ये बचेगा एडिनोसिन, मोनोफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट, क्योंकि एक फॉस्फेट कहाँ दे दिया? एक फॉस्फेट इसको दे दिया। तो ATP से ADP बन जाएगा। तो ये बना। अभी जो फॉस्फेट ग्रुप को इधर शिफ्ट किया था इसको टर्मिनल शिफ्ट बोलते हैं। टर्मिनल शिफ्ट बोलते हैं। इस टर्मिनल शिफ्ट में काइनेज वाले एंजाइम काम करते हैं, जैसे कि ये काइनेज वाला एंजाइम है। तो इस टर्मिनल शिफ्ट में कहीं भी ATP से ADP बने या फिर ADP से ATP बने तो इस प्रोसेस में काइनेज वाले एंजाइम काम करेंगे और इस काइनेज वाले एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम आयन का यूज होता है। अब क्योंकि ये एक हेक्सो शुगर में हुआ है तो ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम करेगा यहाँ पे। तो पहले स्टेप में क्या क्या हुआ? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, एक फॉस्फेट ग्रुप इसको दे दिया, इसको टर्मिनल शिफ्ट बोला तो काइनेज वाले एंजाइम काम किए, क्योंकि हेक्सो शुगर है इसीलिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम का नाम हो जाएगा। इसके एक्टिवेशन के लिए मैग्नीशियम आयन आता है। अब दूसरा स्टेप में क्या होगा फिर कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएंगे। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में आइसोमर्स है तो यहाँ पे एंजाइम काम करेगा आइसोमरेज। कौन से आइसोमर्स हैं? तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरेज उसको बोलता है। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना देगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से
फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाना है। अभी जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, इसको 1,6 बाय फॉस्फो फ्रक्टोज भी बोल सकते हैं। तो दूसरा नाम क्या है इसका? 1,6 बाय फॉस्फो फ्रक्टोज। तो ये भी इसको बोला जा सकता है, तो दोनों ही सही है। तो या तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट भी बोल सकते हैं और 1,6 बाय फॉस्फो फ्रक्टोज भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो फॉस्फो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना, मतलब कि एक और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया। तो एटीपी से एडीपी बना, मतलब कि यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया। तो यहाँ पे फिर से काइनेज वाला एंजाइम, क्योंकि टर्मिनल शिफ्ट है ये, मैग्नीशियम आयन इसको एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि इस सबस्ट्रेट का नाम क्या था? बिस फॉस्फोफ्रक्टोज। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम का नाम, इसके बेसिस पे आया तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम का नाम हो जाएगा। अब बना क्या अपने पास? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट या फ्रक्टोज ये 1,6 बिस फॉस्फोफ्रक्टोज, दोनों ही इसको बोल सकते हैं। अब एक एंजाइम आएगा एल्डोलेज। अभी एंजाइम एल्डोलेज क्या करेगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में तोड़ देगा। तो याद ऐसे रखेंगे कि एल्डोलेज ने अलग अलग दो में तोड़ दिया, तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है जो कि डीएचएपी की फॉर्म में होता है, मतलब डीएचएपी इसको बोल देते हैं डायरेक्ट। और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसको पीजीएल भी बोलता है। पीजीएल क्यों बोलते हैं इसको? पीजीएल, पीजीएल मतलब फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड, या तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोल दो या फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बोल दो, एक ही चीज है। तो इसको पीजीएल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दोनों आपस में आइसोमर्स होता है, तो यहाँ पे एंजाइम काम करेगा आइसोमरेज। अब क्या होगा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तो इस पाथवे में आगे कंटिन्यू करेगा और ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो होगा क्या यहाँ पे? अब यहाँ पे दो दो मॉलिक्यूल हम इससे कंसिडर करेंगे, तो एक ये और ये भी इसी में कन्वर्ट हो गया, तो एक ये वाला। तो यहाँ पे सभी में मल्टीप्लाइड बाई 2 दिखाई दे ही रहा है हमें ये। अब क्या होगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पे बना। अब ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को अगर देखते हैं तो पहले तो एल्डिहाइड से एसिड बना। जब एल्डिहाइड से एसिड बनेगा यहाँ पे तो होगा क्या कि फॉस्फोराइलेशन होगा। पहले तो यहाँ पे सिर्फ तीसरे पोजीशन पे फॉस्फेट थे, यहाँ पे पहले पे भी है तीसरे पे भी है। तो फॉस्फोराइलेशन के लिए अब की बार यहाँ पे ये जो दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दिखाई दे रहे हैं, ये दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ से आए? ये आते हैं H3PO4 से, H3PO4 से। अब H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आएंगे और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे ऐड करा देंगे। अब जैसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कराएंगे और साथ में इसका डिहाइड्रेशन होगा और NAD पॉजिटिव का हाइड्रेशन होगा, जब मतलब डिहाइड्रोजनेशन, सॉरी। तो इसका डिहाइड्रोजनेशन होगा और NAD पॉजिटिव का हाइड्रोजनेशन होगा। तो NAD पॉजिटिव से दो H पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे और ये बन जाएगा NADPH प्लस H पॉजिटिव। NAD पॉजिटिव में दो H पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा NADPH प्लस H पॉजिटिव। तो क्योंकि यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल कंसिडर किए हैं तो यहाँ पे दो NADH2 बन जाएंगे, और क्योंकि दो मॉलिक्यूल है तो फॉस्फोरिक एसिड के भी दो ही मॉलिक्यूल आएंगे और NADH2 के भी दो ही मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे। तो इतना हमें याद रखना है। अब यहाँ से बन गया क्या? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये जो ग्लिसरिक एसिड है हम इसको ग्लिसरेट भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम दूसरा नाम क्या यूज कर सकते हैं? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनने के बाद क्या होगा? अब यहाँ से अभी तक यहाँ पे खर्चा हुआ था, यहाँ तक का ये सारा खर्चा था, ये दोनों यहाँ पे एक एटीपी यहाँ खर्च हुआ, एक एटीपी यहाँ खर्च हुआ। लेकिन अब यहाँ से मिलना शुरू हुआ, तो पहले तो दो NADH2 मिले, अभी NADH2 ETH में जाएंगे। ये NADH2 बन तो गए हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एक NADH2 3 ATP देता है, लेकिन ये 3 ATP तब देगा जब ये ETH में जाएगा। अगर ये ETH में नहीं जाएगा तो इसके 3 ATP नहीं मिलेंगे। तो ये कहाँ जाएगा? ये ETH में जाएगा। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से ये बन जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब एक फॉस्फेट हट गया, इसमें से एक फॉस्फेट हट गया। जब एक फॉस्फेट हट गया तो फिर से टर्मिनल शिफ्ट हुआ, टर्मिनल शिफ्ट होगा तो ADP से ATP बन जाएगा, मतलब कि इधर से फॉस्फेट ग्रुप इसको मिला, तो फिर से काइनेज वाला एंजाइम।
अब ये था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे इसका नाम आया फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो काइनेज वाला एंजाइम है, मैग्नीशियम आयन भी यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे एडीपी से एटीपी बन गया। कितने मॉलिक्यूल थे यहाँ पे? तो 2 मॉलिक्यूल थे, जिस वजह से ये एटीपी भी कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 दिखाई दे रहे हैं। अब हमें याद रखना है कि अगर बिना ईटीएस के एटीपी बन रहा है तो सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। अगर बिना ईटीएस के कहीं भी, ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर बिना ईटीएस के कहीं भी एटीपी बन रहा है या फिर जीटीपी भी बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा? सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, जिसको हम शॉर्ट में एसएलपी बोल देंगे। तो एसएलपी से बने तो 2 एटीपी यहाँ से मिल गए। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था जिसको हमने 3-फॉस्फोग्लिसरेट बोला था, अभी 3-फॉस्फोग्लिसरेट 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। मतलब यहाँ पे 3rd पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप था, तो यहाँ पे 2nd पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप आ गया। अब क्या हुआ? तो ये जो चेंज हुई पोजीशन, इसमें म्यूटेज एंजाइम काम करता है। तो अब क्या होगा? ये म्यूटेज एंजाइम आ गया। फिर 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 2-फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं। फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट या फिर 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। कैसे कैसे बनेगा? तो इसमें डिहाइड्रेशन हुआ, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल थे इसीलिए सब पे 2 लगा हुआ है, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, तो 2 मॉलिक्यूल थे इसीलिए 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मतलब 2-फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना दिया। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाने में डिहाइड्रेशन हुआ और इनोलेज नाम का एंजाइम यहाँ पे काम करता है। तो याद कैसे रखना है? जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनेगा तो इनोलेज एंजाइम लगा देना। अब क्या होगा? फिर फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनने के बाद पायरुविक एसिड बना, यानी पायरुवेट बना। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। ये फॉस्फेट ग्रुप वापस से हटा, तो यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप को उठा के एडीपी को दिया और 2 एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ मिल गए। फिर से काइनेज वाला एंजाइम पायरुवेट काइनेज, जी पायरुविक एसिड को पायरुवेट बोल सकते हैं, तो यहाँ से नाम लिया पायरुवेट काइनेज। तो पायरुविक एसिड काइनेज या पायरुवेट काइनेज एक ही बात होती है। इसके भी एक्टिवेशन में मैग्नीशियम आयन और एडिशनल पोटेशियम आयन इसमें यूज होगा, क्योंकि ये भी बिना ईटीएस के बना है, तो ये भी सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। तो यहाँ पे हमें ये समझ आया कि ग्लाइकोलाइसिस क्या थी। इसके स्टेप्स हमें याद रखने हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड देन पायरुविक एसिड। इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो जाती है इसमें। अगर इसमें देखें एनसीईआरटी में, तो इसमें क्या क्या दिखा है? एक एटीपी यहाँ कंज्यूम हुआ, एक एटीपी यहाँ कंज्यूम हुआ, यहाँ 2 एटीपी मिल जाते हैं, यहाँ 2 एटीपी मिल जाते हैं। तो नेट लॉस कितना हुआ? 2 एटीपी का। गेन कितने का हुआ? 4 एटीपी का। तो नेट गेन अगर देखेंगे तो 2 एटीपी का नेट गेन यहाँ पे दिखाई देता है। अब इसमें और क्या होगा? तो इसमें क्या लिखा है? कैन यू देन कैलकुलेट द हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन दिस पाथवे फ्रॉम द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ग्लाइकोलाइसिस में हमें 2 एटीपी मिले, क्योंकि 2 तो कंज्यूम हो गए और 4 बने थे, तो 4 - 2 और 2 एटीपी बच जाता है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रिडॉक्स इक्विवेलेंट। ये रिडॉक्स इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आयन की बात कर रहा है। रिडॉक्स इक्विवेलेंट में ये हाइड्रोजन आयन की बात कर रहा है, तो ये हमें याद रखना है। तो इसमें क्या क्या मिला था हमें? NADPH2 भी मिले थे, जो कि ETS के बिना यूजलेस है। जब ETS होगा तभी एक NADH2 से 3 एटीपी मिल सकते हैं, बिना ETS के नहीं मिलेंगे। अब देयर आर 3 मेजर वेज इन विच डिफरेंट सेल हैंडल पायरुविक एसिड। इसको हम बोलते हैं फेट ऑफ पायरुविक एसिड। फेट ऑफ पायरुविक एसिड मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पायरुविक एसिड का क्या भविष्य होने वाला है, क्योंकि पायरुविक एसिड तक तो दोनों में, चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, दोनों में ही पायरुविक एसिड तक पाथवे कॉमन होता है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस का हमें लोकेशन भी याद रखनी है, तो साइटोप्लाज्म इसकी लोकेशन रहेगी, साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। तो पायरुविक एसिड से क्या क्या हो सकता है? तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकता है और एरोबिक रेस्पिरेशन। तो 3 तरीके से ही यूज किया जा सकता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। हमें याद रखना है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन दोनों ही एनारोबिक होते हैं, दोनों ही एनारोबिक होता है। तो पहले फर्मेंटेशन देख लेते हैं, उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे। तो इसमें हमें ये भी याद रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन में हमें यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम को जरा ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो ये जो पायरुविक एसिड तक का पाथवे है, ये ग्लाइकोलाइसिस है।
अब इस ग्लाइकोलाइसिस से दो तरह का फर्मेंटेशन हो सकता है, एक तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक एल्कोहल फर्मेंटेशन। होगा कुछ ऐसा कि यहाँ से पायरुविक एसिड में NaDH2 यूज हो जाएगा और इससे लैक्टिक एसिड बन जाता है। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दही बनाते समय कर सकते हैं, तो ये फर्मेंटेशन कहलाएगा। दूसरा, पायरुविक एसिड से एथेनॉल बनाते समय, अब जैसे लैक्टिक एसिड बनाना है तो यहाँ पे एंजाइम काम करता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम काम करता है। तो यहाँ पे एंजाइम दिए हुए भी हैं इसमें, जैसे ये लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड, तो कुछ बैक्टीरिया में होता है ये, तो यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज काम करेगा। दूसरा, यहाँ पे कुछ एंजाइम लिखे हुए हैं जैसे कि पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, इसको हम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज भी बोल सकते हैं, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। और ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, तो ये कहाँ का, इसमें हमें दो स्टेप दिखाई दे रहे हैं। तो पहले स्टेप में काम करेगा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और इसी में CO2 इवॉल्व हो जाता है। इसके बाद जो काम करेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज यहाँ पे यूज होता है। तो अगर पायरुविक एसिड को देखें तो पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन होता है, जिसमें से 2 कार्बन एथेनॉल बनाने में चले जाते हैं और 1 कार्बन यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से ये जो था ये पूरा फर्मेंटेशन कहलाता है, या फिर हम कहें एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। और ये NaDH2 दोनों का यूज हो जाते हैं इसी प्रोसेस में, और यहाँ से ये कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज नहीं कराते। तो इसीलिए या फिर हम कहें इसी कारण से एनारोबिक कंडीशन में 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं और 7% या फिर हम कहें लेस देन 7% एनर्जी इससे मिल पाती है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि जो यीस्ट होता है, यीस्ट एथेनॉल बनाता है, ये सभी को पता है। जब ये एथेनॉल बनाएगा तो सॉल्यूशन में 13% से ज्यादा एथेनॉल होने पे ही खुद मरने लग जाता है, खुद के लिए पॉइजनस हो जाता है। तो यीस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेज अबाउट 13%। तो 13% जैसी पहुंचेगी तो ये खुद के लिए पॉइजन बनने लग जाएगा, जिस कारण से जो जब बीवरेजेस बनते हैं तो बीवरेजेस बनते समय वहां से 13% वहां से मेंटेन करेंगे, 13% से कम कंसंट्रेशन अल्कोहल की रहनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, what then would be the maximum concentration of the alcohol in beverages that are naturally fermented। मतलब कि जो नेचुरली फर्मेंटेड बीवरेजेस हैं उसमें अल्कोहल परसेंटेज कितना होगा, 13% और लेस देन 13%, 13% और लेस देन 13%, जिस कारण से वो यीस्ट मरे ना। अगर 13% या उससे ऊपर पहुंचा तो वो यीस्ट खुद में ही पॉइजन बना देगा और मरने लग जाएगा। तो एक्स्ट्रा जो परसेंटेज मिलता है तो वो एक्स्ट्रा परसेंटेज आर्टिफिशियली ऐड किया जाता है अल्कोहल का बीवरेजेस में। एरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं, अभी तक हमने देखा था एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या होगा, तो ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड मिल गए थे, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिल गए थे। तो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल के बाद हम लिंक रिएक्शन देखेंगे, लिंक रिएक्शन से फिर क्रेब्स साइकिल एंड देन ETS। तो लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और फिर ETS यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है पायरुविक एसिड का, और इसमें स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोजन एटम सारे रिमूव कर दिए जाते हैं और 3 CO2 मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए जाते हैं पर पायरुविक एसिड, क्योंकि एक पायरुविक एसिड में 3 ही कार्बन होता है, उसको CO2 की फॉर्म में रिलीज कर दिया जाता है। द पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिकुलर ऑक्सीजन। ये हमें याद रखना है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है और वो भी मॉलिकुलर ऑक्सीजन होता है, ये हमें स्पेशली याद रखना है। साइमल्टेनियसली सिंथेसिस ऑफ ATP, साथ में ATP का प्रोडक्शन भी हो जाएगा। अब हमें लिंक रिएक्शन पढ़नी है। लिंक रिएक्शन क्या करेगी, तो लिंक रिएक्शन, इसको हम गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं। स्पेशली इसकी कोई टॉपिक या हेडिंग नहीं दी है, तो हमें अलग से याद रखना है कि लिंक रिएक्शन है क्या। कि सबसे पहले पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन है, इससे हमें
एसिटिल कोएंजाइम ए बनाना है, एसिटिल कोएंजाइम ए बनाना है जिसके पास 2 कार्बन है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि जो एसिटिल कोएंजाइम है, एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ जुड़ सकता है, और इसके साथ जोड़ने के लिए यहाँ पे 2 कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए, तो इसलिए इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ये लिंक रिएक्शन है जिसको हम गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं, गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको लिंक रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, जिस वजह से इसको लिंक रिएक्शन बोला जाता है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन भी कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसकी लोकेशन होगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम बनाना है, इसमें 3 से 2 कार्बन हो रहे हैं, मतलब कि एक डीकार्बोक्सिलेशन होगा। जहां भी कहीं डीकार्बोक्सिलेशन होगा वहां पे एक एंजाइम काम करेगा, डीकार्बोक्सिलेज, वो हमें याद रखना है। तो एंजाइम काम करेगा डीकार्बोक्सिलेज। और क्या होगा यहाँ पे, एक NAD पॉजिटिव से NADH2 बन जाएगा, और साथ में यहाँ पे थायमिन पायरोफॉस्फेट और लिपोइक एसिड का यूज होता है। थायमिन पायरोफॉस्फेट और लिपोइक एसिड, साथ में मैग्नीशियम आयन भी यहाँ पे आ जाएगा। थायमिन पायरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड और मैग्नीशियम आयन। अब क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऐड हो गए, यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं थे, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गए, मतलब कि ये पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन इसके पास चले गए। यहाँ पे एक और एंजाइम काम करेगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। तो ये हमें याद रखना है। तो अगर हम पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल देखें तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, तो एक पायरुविक एसिड से एक लिंक रिएक्शन चलती है, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 लिंक रिएक्शन चलेंगी, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 लिंक रिएक्शन चलती है। तो यहाँ से हमने एसिटिल कोएंजाइम ए बनाया। एसिटिल कोएंजाइम ए बनाने के बाद ये एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। अब आगे देखते हैं क्रेब्स साइकिल में क्या क्या है। पहले तो ये रिएक्शन हमें याद रखनी है, रिएक्शन जो दी हुई है ये लिंक रिएक्शन है। पायरुविक एसिड के साथ कोएंजाइम ए जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोएंजाइम ए है, यहाँ नहीं है, तो एक्स्ट्रा कोएंजाइम ए यहाँ से ऐड करा देंगे, कोएंजाइम ए। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। एक चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है कि पूरे रेस्पिरेशन का पहला CO2 जो इवॉल्व होता है या पहला CO2 जो रिलीज होता है वो लिंक रिएक्शन के दौरान होता है। पूरे रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में पहला CO2 जो रिलीज होता है वो इस जगह से होता है, कहाँ से, लिंक रिएक्शन से। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, पायरुविक एसिड था, पायरुविक एसिड के साथ कोएंजाइम में आया, NAD पॉजिटिव लगा, मैग्नीशियम आयन यूज हुआ, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज और एसिटिल कोएंजाइम में, एंड देन CO2 इवॉल्व हो गया, NADH प्लस H पॉजिटिव। इसको NADH2 भी बोलते हैं। तो ये हमें यहाँ पे याद रखना है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है क्यों बोला गया है, क्योंकि जो पहला कंपाउंड बनता है उस बनने वाले पहले कंपाउंड का नाम पहले तो साइट्रिक एसिड होता है या सिट्रिक एसिड। अब जो सिट्रिक एसिड है ये 6 कार्बन का कंपाउंड है। ये सिट्रिक एसिड पहला कंपाउंड बना, इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, और ये 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। जब ये 6 कार्बन का कंपाउंड है तो इसके पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, जैसे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ऐसे 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जिस वजह से इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलता है। अब क्या होगा इसमें, तो सिट्रिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है इसका, NCERT का है, तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल इसमें दी हुई है। इसमें क्या क्या दिया है, पायरुविक एसिड था, इसके साथ कोएंजाइम में आया, फिर ये NAD पॉजिटिव से NADH2 बन गया, CO2 रिमूव हो गया। ये एक्चुअल में लिंक रिएक्शन बता रहा है, ये जो दी है ये लिंक रिएक्शन है, जो कि हमने अभी अभी देखी थी। ये लिंक रिएक्शन लिंक रिएक्शन के द्वारा यहाँ पे 2 एसिटिल कोएंजाइम में बन रहे। यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, इससे मिलके टोटल 6 कार्बन हो गए। जैसे 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से एक CO2 इवॉल्व हुआ, एक NADH से H पॉजिटिव NADH बन गया, फिर ये अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड बन गया जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है। फिर इससे कुछ स्टेप
के द्वारा या कुछ स्टेप के चलते यहाँ पे सक्सेनिक एसिड बन गया, सक्सेनिक एसिड से मैलिक एसिड, यहाँ पे FADH2 बन जाएगा और मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। और इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ये थोड़ा सी डिटेल में देखते हैं इसको। यहाँ पे हमने लिंक रिएक्शन देखी ली, यहाँ पे थायमिन पायरोफॉस्फेट मैग्नीशियम आयन और लिपोइक एसिड आएगा। यहाँ पे कंडेंसिंग एंजाइम सिट्रेट सिंथेज होता है, हमें एक चीज याद रखनी है बस, यहाँ पे सिट्रेट सिंथेज एंजाइम काम करता है जो कि एसिटिल कोएंजाइमों को ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ जोड़ेगा। अब यहाँ से सिट्रेट बना जो कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में पहला कंपाउंड है, इसीलिए इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड ही है, इसके पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ये जो स्टेप है हम इसको स्किप कर देते हैं। क्यों स्किप कर देते हैं कि एक स्टेप में डिहाइड्रेशन हुआ, दूसरे स्टेप में रिहाइड्रेशन हुआ, एंजाइम दोनों में सेम काम करता है और जो मेटल आयन है वो भी सेम ही है, इसीलिए इसको स्किप कर देते हैं। याद रख सकते हैं सिट्रेट से आइसोसिस एकोनिटेट बन जाता है एंड देन आइसोसिट्रेट बनता है, और अगर हम इसको स्किप करेंगे तो सिट्रेट से सीधा आइसोसिट्रेट बनाएंगे। तो जनरली हम स्किप करके याद करते हैं इसको। सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बना, दोनों 6 कार्बन के। आइसोसिट्रेट के बाद ऑक्सैलोसक्सिनेट 6 कार्बन का, अल्फा कीटोग्लूटरेट 6 कार्बन का, सक्सेनिल कोएंजाइम में ये अल्फा कीटोग्लूटरेट 5 कार्बन का, सक्सेनिल कोएंजाइम में 4 कार्बन का, और सक्सिनेट बन जाएगा। फिर इसके बाद फ्यूमरेट, देन मैलेट, और फिर उसके बाद ऑक्सैलोएसिटेट। अब इसको याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑफ कोर्स citrate is only a silly stupid and funny molecule तो यहाँ से हम अगर इसको ध्यान से देखा तो ये सारा कवर हो रहा है। ऑफ कोर्स से ऑक्सैलोएसिटेट बन जाएगा, सिट्रेट से सिट्रेट है, ये इसको हम स्किप कर रहे हैं। इज से आइसोसिट्रेट हो जाएगा, ओनली से ऑक्सैलोसक्सिनेट आ जाएगा, अ से अल्फा कीटोग्लूटरेट, सिली से सक्सेनिल कोएंजाइम है, सक्सिनेट आ जाएगा, स्टूपिड से फ्यूमरेट आ जाएगा, फनी से मैलेट आ जाएगा मॉलिक्यूल से। तो हमें याद रखना है ऑफ कोर्स सिट्रेट इज ओनली अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अब हमें इसमें देखना क्या क्या चीजें। ये सबसे पहली चीज इसमें क्या है कि यहाँ पे 6 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ भी 6 का है, यहाँ 5 का है। तो जब पहला डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इस क्रेब्स साइकिल की बात कर रहे हैं, जब पहला डीकार्बोक्सिलेशन होता है उससे एक स्टेप पहले और उसके एक स्टेप बाद में NADH2 बनता है। तो जो पहला डीकार्बोक्सिलेशन हुआ उससे एक स्टेप पहले और एक स्टेप बाद में NADH2 बनता है, ये हमें याद रखना। और एक लास्ट स्टेप में NADH2 बनता है, तो टोटल 3 NADH2 बनता है, टोटल 3 NADH2 बनता है। फिर क्या हुआ, सक्सेनिल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनता है, सक्सेनिल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनता है, तो यहाँ से एक GTP बनता है। अब क्योंकि ये GTP ATP के इक्विवेलेंट है, GDP से GTP जो बना ATP के इक्विवेलेंट है, और ये बिना ETS के बन रहा है, इसलिए ये भी क्या है, SLP है, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, बिना ETS के बन रहा है। यहाँ पे भी टर्मिनल शिफ्ट है, तो काइनेज वाला एंजाइम थायोकाइनेज एंजाइम काम करेगा इसमें। यहाँ पे COA था, यहाँ पे नहीं है, तो ये रिमूव कर दिया। अब क्या हुआ, तो क्या क्या मिला, 3 NADH2 मिल गए, एक GTP मिल गया। अब सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनेट बना था, और सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बनता है तो यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जैसे काम करेगा, ये FAD पॉजिटिव से FADH2 बना देता है। याद रखना कि FADH2 2 ATP देता है, FADH2 2 ATP देता है, तो एक FADH2 से ये एक FAD पॉजिटिव से FADH2 ये बना देगा। अब क्या होगा, इसमें क्या क्या मिला, 3 NADH2 मिले, एक FADH2 मिला और एक GTP मिला, तो ये एक टर्न से मिलते हैं। अब हमें इसकी लोकेशन कैसे याद रखनी है, तो क्रेब्स साइकिल की लोकेशन, जैसे हमने लिंक रिएक्शन की लोकेशन देखी थी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो क्रेब्स साइकिल की लोकेशन भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ही होती है, हमें याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, या फिर हम कहें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम होते हैं। कौन कौन से, जैसे कि एकोनिटेज एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज और आइसोसिट्रेट एंजाइम काम करता है,
यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करेगा, यहाँ पे भी डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स काम करेगा, क्योंकि दो जगह पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है। यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि एसिटिल कोएंजाइम के पास दो कार्बन थे, जो कि पहला डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ गया और दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ गया, दोनों डीकार्बोक्सिलेशन में चले गए, बचे चार कार्बन जो कि ऑक्सिलो एसीटेट बना देते हैं। तो क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं एक्सेप्ट वन, वो भी कौन है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ये कहाँ होता है? तो ये होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कहाँ होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। बाकी जो क्रेब्स साइकिल है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, ये हमें इसमें याद रखना है। तो एक पायरुविक एसिड के लिए एक क्रेब्स साइकिल चली, तो दो पायरुविक एसिड के लिए दो क्रेब्स साइकिल चलेंगी, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए दो क्रेब्स साइकिल चलेंगी। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? क्रेब्स साइकिल से क्या क्या मिला वो हमने यहाँ तक देख लिया। तो इसमें और क्या क्या? जीटीपी मिल गया, एसएलपी लिखा हुआ था, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि बिना ईटीएस के ये बना था। इन अ कपल्ड रिएक्शन जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू जीडीपी विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम द एडीपी फ्रॉम एडीपी। जब जीटीपी बना था जीडीपी से, तो ये तुरंत क्या करेगा? जीडीपी से जीटीपी से जीडीपी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको यूज करके तुरंत एक एटीपी बन जाता है, मतलब इसीलिए इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं कि जैसे ही जीडीपी से जीटीपी बना, तो ये जीटीपी एटीपी बनवा के खुद वापस जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एडीपी से एटीपी बना देगा, इसलिए इसको इक्विवेलेंट बोला था। अब यहाँ पे NADH2 कितने बने थे? 3 NADH2 बने थे, एक FADH2 बना था। अब दो, अगर पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो दो टर्न चलेंगे, सबका डबल कर देंगे। यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? पायरुविक एसिड, ये वापस से लिंक रिएक्शन को जोड़ के बात कर रहा है अभी इस समय। पायरुविक एसिड के साथ 4 NAD पॉजिटिव, मतलब कि 3 इसके और एक इसका, क्योंकि ये तो लिंक रिएक्शन है, ये क्रेब्स साइकिल है, तो 3 क्रेब्स साइकिल के जोड़ रहा है और एक लिंक रिएक्शन का जोड़ रहा है, तो 4 NADH2 बन जाएंगे यहाँ पे NAD पॉजिटिव से। एक FAD पॉजिटिव लगा था, 2 H2O लगे थे इसमें और 2 ATP इसमें लगे थे और इन्होंने फॉस्फेट। तो ये सबसे क्या क्या बना? 3 CO2 मॉलिक्यूल, एक यहाँ और एक और यहाँ पे रिलीज होता है, जो कि इसमें दिखाई दे जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पे 1 2 और एक ये तीन CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होते हुए दिखाई दे रहा है। ये 3 CO2 मॉलिक्यूल, 4 NADH2 जिसमें कि एक लिंक रिएक्शन का है और 3 क्रेब्स साइकिल का है, और 2 मतलब एक FADH2 जो कि क्रेब्स साइकिल में बना था। हमें यहाँ से एक याद रखना है कि जो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड है, जो अल्फा कीटोग्लूटरेट है, ये डायरेक्ट अमीनो एसिड भी बना सकता है और ये अमीनो एसिड से डायरेक्ट भी बना सकता है। तो एम्फिबोलिक पाथवे कुछ इसकी तरह ये भी उसमें पार्टिसिपेट करता है कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो अमीनो एसिड डायरेक्टली अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बना देते हैं कुछ, और ये अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड डायरेक्ट अमीनो एसिड बना सकता है। तो इस तरह से हमने क्रेब्स साइकिल कंप्लीट करी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है? तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की लोकेशन की बात करें तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये होगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है इसमें 5 कॉम्प्लेक्स यूज होता है। सबसे पहला होता है NADH डिहाइड्रोजनेज, दूसरा होता है साइटोक्रोम BC1 रिडक्टेज, ये तीसरा है। तो अगर इसको सीक्वेंस में एक बार लिख के देखते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सा आएगा? पहला आएगा NADH डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा आएगा सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज, तीसरा आएगा साइटोक्रोम C रिडक्टेज, चौथा आएगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और पांचवा आएगा ATP सिंथेज। तो यहाँ पे 5 कॉम्प्लेक्स आते हैं।
इसका सीक्वेंस हमें याद रखना है, पहले नंबर पे पहला रखा जाता है, दूसरे पे आएगा ये थर्ड वाला, फिर तीसरे पे आएगा सेकंड वाला। तो 1 3 2 4 5, तो 1 3 2 4 5 इस तरह से हमें याद रखना है। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, ये तीनों, ये चारों जो है टनल प्रोटीन है। ये वही प्रोटीन है जो टोटली बरीड प्रोटीन कहलाती है, जबकि ये जो है ये पार्शली बरीड प्रोटीन थी। ये कहाँ पढ़ा था हमने? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पढ़ी थी सेल चैप्टर में, तो वहां पे हमने पढ़ा था पार्शली बरीड प्रोटीन है। और पार्शली बरीड प्रोटीन जो होती है वो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करती है, तो ये भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी यहाँ पे शो कर रही है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि दो H पॉजिटिव के क्रॉस होने से एक एटीपी बनता था, ऐसा पहले डेटा के अकॉर्डिंग था। अब यहाँ पे डेटा अपडेटेड है, जैसा कि यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखा होता 2H पॉजिटिव, लेकिन एक्चुअल में अब यहाँ पे 4H पॉजिटिव है, और ये सही है, ये ज्यादा करेक्ट है कि 4H पॉजिटिव के क्रॉस होने से एक एटीपी बनता है। यहाँ पे अभी भी करेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे 4H पॉजिटिव आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इसको समझना है। तो हुआ क्या कि जब NADH पॉजिटिव आया, तो याद रखना हमें एक बार में एक आता है, या तो NADH2 आएगा या तो FADH2 आएगा। यहाँ पे FADH2 एक बार में एक आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो अगर NADH2 आता है तो इस NADH2 के पास अकेले के पास इतनी पावर होती है कि इस पंप को भी ऑपरेट करेगा, इसको भी ऑपरेट करेगा और इसको भी ऑपरेट करेगा। ये एक्चुअल में पंप प्रोटीन होती है, तो इसको भी और इसको भी ये ऑपरेट करता है। तो अब क्या होगा कि जब NADH2 आएगा तो 4H पॉजिटिव ये इधर पहुंचाएगा, इसकी भी कैपेसिटी 4 की है तो ये भी 4H पॉजिटिव पहुंचाता है, इसकी भी कैपेसिटी 2 की है तो ये 2H पॉजिटिव पहुंचाता है। तो टोटल 4 4 और 2 मतलब टोटल 10H पॉजिटिव अकेले NADH2 ने पहुंचा दिए। NADH2 जब टूटा था तो NAD पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H पॉजिटिव में टूटा था, तो H पॉजिटिव तो मैट्रिक्स में चले गए थे। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? FMN के पास, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। यहाँ से FES ब्रिज के पास। ये जो FES ब्रिज है इसका काम सिर्फ इधर से उधर इलेक्ट्रॉन को उठा के रखना होता है। FES ब्रिज से इलेक्ट्रॉन जाएंगे यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन फिर से एक प्रोटॉन कैरियर है, तो ये जो काम करती है ये प्रोटॉन को भेजने का काम ये यूबिक्विनोन की मदद से करते हैं। तो यूबिक्विनोन कौन है? प्रोटॉन कैरियर है। तो बाहर से प्रोटॉन लेगा, बाहर से मतलब मैट्रिक्स से। तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स से ये प्रोटॉन लेगा और कहाँ छोड़ देगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन को छोड़ देगा, और इलेक्ट्रॉन इधर से लिया था और इलेक्ट्रॉन को दे देगा यहाँ पे साइटोक्रोम बी के पास। ये बिल्कुल ऐसे काम कर रहा है जैसे कि हमने प्लास्टोक्विनोन पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, कि प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोक्विनोल बन गया था और वापस से प्लास्टोक्विनोन बन गया था। तो ये भी ऐसे साइकिल यहाँ पे चलाता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन गया साइटोक्रोम बी के पास, तो यहाँ से साइटोक्रोम बी के पास जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो साइटोक्रोम बी से FES ब्रिज, उसके बाद फिर साइटोक्रोम C1 के पास। अभी जो साइटोक्रोम C1 है ये एक मोबाइल कैरियर होता है। मोबाइल कैरियर, मोबाइल कैरियर है मतलब कि यहाँ से चलेगा और चलता हुआ कहाँ जाएगा? कॉम्प्लेक्स 4 में। कॉम्प्लेक्स 3 से चला कॉम्प्लेक्स 4 में गया, और इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? कॉपर को दिया। कॉपर ने किसको दिया? साइटोक्रोम A को, फिर साइटोक्रोम A3 को, फिर कॉपर 6 पे गया। और कॉपर के बाद कौन? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। याद रखना है कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में आता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आएगा तो ऑक्सीजन आया, इधर से इलेक्ट्रॉन लिया और H पॉजिटिव लेके बना दिया वाटर। तो NADH2 ने इलेक्ट्रॉन पास करा दिया इस पाथवे के द्वारा, और साथ में 4 H पॉजिटिव क्रॉस करा दिए।
4 इधर से, 4 इधर से और 2 इधर से, मतलब टोटल 10 एच पॉजिटिव क्रॉस करा दिया। तो अब इससे क्या होगा, और अगर FADH2 आता है तो वो क्या करता है, FADH2 जब आएगा तो उसका FADH2 टूटेगा FAD पॉजिटिव में प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव मैट्रिक्स में चले गए, इलेक्ट्रॉन का फिर यहाँ पे देखते हैं। तो FADH2 से FAD पॉजिटिव था, यहाँ तक गया। FAD पॉजिटिव से मतलब FES ब्रिज, FAD से FAD क्या था, फ्लेविन एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। FAD से FES ब्रिज, FES ब्रिज से यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन प्रोटॉन कैरियर है, बाहर से H पॉजिटिव लेगा, बन जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो बन जाएगा यूबिक्विनोल। और यूबिक्विनोल बनने के बाद वापस से ये यूबिक्विनोन बन जाएगा, कैसे, इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और H पॉजिटिव इसके द्वारा क्रॉस कराता है। तो इलेक्ट्रॉन का वही पाथ, फिर साइटोक्रोम बी, FES ब्रिज, साइटोक्रोम C1, फिर कॉपर, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, कॉपर 6, और फिर फाइनल ऑक्सीजन के पास ये चला जाता है और ऑक्सीजन वाटर बना के बाहर हो जाता है। अब जब FADH2 आया था, FADH2 आया था तो इसके पास इतनी पावर होती है कि कॉम्प्लेक्स थर्ड को चला पाता है और कॉम्प्लेक्स 4 को चला पाता है, ये फर्स्ट को नहीं चलाएगा। तो अब क्या क्या हुआ, जब NADH2 आया था तो इसने इसको भी चलाया, इसको भी चलाया, इसको भी चलाया, तो टोटल गए 10 H पॉजिटिव, टोटल गए 10 H पॉजिटिव NADH2 से। जब FADH2 आया तो इसको चलाया, उसको चलाया, इसे आया था 4, इसे आया था 2, तो टोटल गए 6 H पॉजिटिव जब FADH2 आया था। तो इस तरह से हमें याद रखना है। अब क्या होगा फिर इससे, 4 H पॉजिटिव के क्रॉस होने से, 4 H पॉजिटिव के क्रॉस होने से एक ATP बन रहा था। एक NADH2 10 H पॉजिटिव क्रॉस कराता है, तो 2 NADH2 20 H पॉजिटिव क्रॉस करा देंगे, तो एक ATP 4 H पॉजिटिव से बना, तो 20 H पॉजिटिव से 5 ATP बन जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करूं तो 20 H पॉजिटिव 2 NADH2 से आते हैं, 20 H पॉजिटिव 2 NADH2 से आते हैं, तो एक NADH2 ढाई ATP बनाता है। तो ये डेटा हमें याद रखना है कि एक NADH2 ढाई ATP बनाता है। सेम कंडीशन एक FADH2 से 6 H पॉजिटिव आए, 2 FADH2 से 12 H पॉजिटिव हो जाएंगे, तो एक H पॉजिटिव, एक ATP 4 H पॉजिटिव से बन रहा था, तो 12 H पॉजिटिव से 3 ATP बन जाएंगे, तो 12 H पॉजिटिव से 3 ATP बन जाएंगे, मतलब कि एक FADH2 डेढ़ ATP बनाता है। तो ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पे हमने ETS में क्या क्या देखा, ETS का फाइनल रिजल्ट मिला कि एक NADH2 से ढाई ATP बनता है और एक FADH2 से डेढ़ ATP बनता है। ये मॉडर्न या फिर हम कहें अपडेटेड डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज आ रही है और यही एक्चुअल डेटा है इसका, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट में किस किस में क्या क्या हमें मिला वो सब बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक एक करके हम लिखते हैं। बैलेंस शीट
फॉर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बैलेंस शीट बनानी है। इसमें क्या क्या होगा? सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी कंज्यूम हो गए थे, तो 2 एटीपी यूज्ड, 4 एटीपी बने थे, तो 4 एटीपी सिंथेसाइज्ड। तो नेट एटीपी कितना था? नेट एटीपी 2 एटीपी था, साथ में 2 NADH2 भी मिले थे। तो ये भी हमें याद रखना है। हमें यहाँ से एक शटल सिस्टम जरूर याद रखना है कि ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम अगर चलेगा, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम अगर चलेगा तो वो क्या करता है कि NADH2 को FADH2 में कन्वर्ट कर देता है। NADH2 को FADH2 में कन्वर्ट कर देगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो NADH2 के लिए इम्परमेबल होती है, तो उसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए इसको कन्वर्ट करना होता है। तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम अगर चलता है तो NADH2 को FADH2 में कन्वर्ट करेगा। कौन से NADH2 होंगे? तो यही वाले NADH2 होता है। और अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम चला तो ये NADH2 से NADH2 सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा, तो अब इससे फर्क क्या पड़ा? इससे ये डिफरेंस आएगा कि अगर ये चेंज हो गया तो पहले ये यहाँ पे ATP का अमाउंट 3 बना सकता था, तो अभी ये 2 बनाएगा अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट चला तो। और ये अगर मैलेट एस्पार्टेट बना तो पहले भी 3 बना रहा था और आगे भी 3 बनाएगा। इसके अपडेटेड डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होगा। क्या होगा वो आगे देखते हैं। अभी हमें शटल सिस्टम समझने, तो ये शटल सिस्टम यहाँ पे क्लियर हो गए। शटल सिस्टम का सिर्फ डेटा हमें याद रखना है, इसकी डिटेल आगे हम देख सकते हैं। फिलहाल में इसका डेटा हमें डायरेक्ट याद रखना है। इसके बाद दूसरा आता है लिंक रिएक्शन। अगर लिंक रिएक्शन के टर्न की बात करें तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 टर्न चलेंगे। इसमें टोटल का अगर देखें तो एक टर्न में 1 NADH2 बनता था, तो 2 टर्न में 2 NADH2 मिल जाएंगे। लिंक रिएक्शन के बाद आता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 टर्न चलेंगे। एक में 3 NADH2, एक FADH2, एक GTP मिला था। क्योंकि 2 टर्न चले हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे और यहाँ पे 6 NADH2, 2 FADH2 और 2 GTP की काउंटिंग देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो टोटल हमारे पास ATP कितने हुए? पहले NADH2, तो 2 इधर से, 2 इधर से और 6 इधर से, मतलब कि 10 NADH2 हुए। FADH2 कितने? FADH2 यहाँ पे हमने देखेंगे कि 2 FADH2 यहाँ मिले थे, तो FADH2 2 हो गए।
जीटीपी कितने थे? तो जीटीपी भी 2 थे। तो जीटीपी एटीपी के बराबर ही होता है। और एटीपी एक्चुअल में कितने मिले थे? तो यहाँ पे 2 एटीपी मिले थे, ये वाले 2 एटीपी मिले थे। तो यहाँ पे 2 एटीपी आ जाएंगे। तो अगर टोटल एटीपी की काउंटिंग करते हैं तो 10 NADH2, 1 से 3 तो 10 से 30 एटीपी, इधर से 1 से 2 तो 2 से 4 एटीपी, एक FADH2 से 2 एटीपी तो 2 FADH2 से 4 एटीपी, और एक जीटीपी 1 एटीपी के बराबर होता है, तो 2 एटीपी ये और 2 एटीपी ये है ही। तो टोटल हो गए 38 एटीपी। कब? जब ये कन्वर्ट नहीं हुआ था, जब यहाँ पे मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम चला तब। और अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम चलता है तो क्या होगा? तो ये सारा डेटा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा वो इसको देखता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ये कुछ चेंज हो जाएगा। क्या क्या चेंज होगा? जैसे पहले तो ये NADH2 FADH2 में कन्वर्ट हो गए थे, ये वाले, तो 2 NADH2 कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे होगा, पहले 10 बन रहे थे तो अब 8 बनेंगे। FADH2 बढ़ गए थे क्योंकि FADH2 में कन्वर्ट हो गए थे यहाँ पे, तो 2 NADH2 की जगह 2 FADH2 आ गए थे। तो यहाँ पे 2 FADH2 आ जाएंगे एक्स्ट्रा, पहले 2 थे तो अब 4 हो जाएंगे। तो एक NADH2 से 3 थे तो 8 से कितने हो गए? 24 ATP, और एक FADH2 से 2 ATP तो 4 से 8 ATP। तो टोटल डेटा कितना हो जाएगा? 36 ATP। तो ये चेंज हुआ। तो अब अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम दिखे तो 36, और मैलेट एस्पार्टेट दिखे तो 38। 36 और 38 ATP यहाँ पे बनते हैं। अगर यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, जो एक्चुअल डेटा था कि एक NADH2 से 2.5 ATP बनता था और एक FADH2 से 1.5 ATP बनता था, तो ये पूरा डेटा चेंज होके यहाँ पे एक नया डेटा बनेगा कि 30 और 32 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये हमें पूरा याद रखना है। तो दोनों तरीके से आंसर देना है, जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो ये बैलेंस शीट थी। यहाँ पे सिक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे को, जितने भी पाथवे में चीजें आई थी सबको ऐड करना था। और क्या है इसमें? एम्फीबॉलिक पाथवे। अब इसको एम्फीबॉलिक पाथवे क्यों बोले थे? क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट थे वो इंटरमीडिएट कुछ प्रोडक्शन बना सकते हैं। कैसे? अगर कार्बोहाइड्रेट को एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज किया है तो ये कार्बोहाइड्रेट तो कैटाबॉलिक रिएक्शन ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें सिंपल टूटेगा ही सारी चीजें। तो ये तो सिर्फ कैटाबॉलिक है। वहीं पे अगर फैट या प्रोटीन की बात करेगा तो इन दोनों के लिए ये एम्फीबॉलिक पाथवे कहलाता है। क्यों इसको एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं? तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि जैसे फैट को देखता है, फैट जब ब्रेक होता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। इसका जो ग्लिसरॉल वाला कंपोनेंट है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाएगा और ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर जाएगा। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये वही DHAP है जो कि ग्लाइकोलाइसिस में बनता है। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना के ग्लाइकोलाइसिस में एंटर हो जाएगा। यहाँ पे मिलेगा फैटी एसिड। अभी जो फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा एसिडिल कोएंजाइम में बना सकता है और डायरेक्टली ये रेस्पिरेशन के पाथवे में एंटर हो जाएगा। लेकिन वहीं पे ये एसिडिल कोएंजाइम में एक इंटरमीडिएट है, ये सभी इंटरमीडिएट हैं, बीच में रिएक्शंस में बन रहा है।
तो अब ये जो एसिडिल कोएंजाइम है ये वापस से फैटी एसिड बना सकता है। तो ये एक एम्फीबॉलिक पाथवे हो गया। तो ये रिवर्सिबल होता है कुछ इस प्रकार से। तो रिवर्सिबल का साइन कैसे लगाते हैं? ये वाला, ये रिवर्सिबल का साइन है, तो यहाँ पे ये साइन यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन से अमीनो एसिड बना, अमीनो एसिड से पायरुविक एसिड बन जाएगा। दूसरा, अमीनो एसिड से एसिडिल कोएंजाइम ए भी बन सकता है। ये दोनों ही रिवर्सिबल रिएक्शन बनाते हैं। हमने क्रेब्स साइकिल में पढ़ा था अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड। ये अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड के द्वारा भी डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है और अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड से भी वापस अमीनो एसिड बन सकता है। तो इन दोनों के लिए ही ये एम्फीबॉलिक पाथवे कहलाता है। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक बचता है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। अब रेस्पिरेटरी क्वोशेंट क्या होता है कि कितना CO2 हमने इवॉल्व किया और कितना O2 कंज्यूम किया। तो CO2 इवॉल्व अपॉन O2 कंज्यूम्ड क्या होगा? रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कहलाता है। हमें कुछ रेस्पिरेटरी क्वोशेंट का डेटा डायरेक्टली याद रखना है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वोशेंट 1 होता है, ऑर्गेनिक एसिड का रेस्पिरेटरी क्वोशेंट मोर देन 1 होता है, मोर देन 1। वहीं पे अगर हम ट्राइपामेटिक एसिड, ये कार्बोहाइड्रेट का लिखा हुआ है 1, जैसे ट्राइपामेटिक एसिड एक फैटी एसिड है, तो फैटी एसिड का 0.7 होता है। फैटी एसिड का 0.7, प्रोटीन का 0.9, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन का 0.9। अब ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1 आ जाता है। किसी का इनफाइनाइट भी होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज ही नहीं होता, ऑक्सीजन यूज ही नहीं होता, लेकिन एल्कोहल फॉर्मेशन के टाइम पे CO2 रिलीज जरूर होता है। तो CO2 का कुछ भी डेटा रहा होगा, x मान लेते हैं, अपोन में अगर 0 रखते हैं तो इनफाइनाइट आंसर आ जाता है। तो एनारोबिक कंडीशन में ये इनफाइनाइट भी शो होगा। तो ये हमें याद रखना है। इस तरह से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।